गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा जीएस यथार्थ जो सीरीज है उस यथार्थ सीरीज का लास्ट वेबिनार है, मतलब 4th वीकेंड का लास्ट वेबिनार हमारे यथार्थ सीरीज का। और आज हमारे साथ जो हमारे भाई बंधु जो जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे साथ जो आज के मुख्य वक्ता हैं ये हमारे पड़ोसी ही हैं, गौरव आर्य जी। सीए गौरव आर्य जी सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव सर, पानीपत ब्रांच की तरफ से। और मैंने आपको एक बार जहां सुना था तो सर उसी दिन से मतलब ये मन में आ गई थी कि सर आपको पानीपत जरूर लेके आएंगे, फिजिकली नहीं तो वर्चुअली से। तो सर आपका कंटेंट जो है वो बड़ा अच्छा था। और एक्सपोर्ट सर, पानीपत एक एक्सपोर्ट हब है पानीपत, और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट जाता है। तो हम सभी जो हैं जानने के इच्छुक हैं कि एक्सपोर्ट करने से क्या क्या इंसेंटिव मिलता है और कैसे एक्सपोर्ट को हम लोग एक्सपोर्टर को, क्लाइंट को एडवाइज करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, विद ऑल दिस बैकग्राउंड, आई वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ पानीपत branch of NIRC of ICI. And now I am straight away forwarding to our young, dynamic and very lovable chairman of the Panipat branch, सुरेश नंदवानी जी, कि वो एक बार ब्रांच को और सभी मेंबर को एड्रेस करेंगे। और आज मैं इससे पहले कि सुरेश सर बोले, मैं वैसे भी हमारे जो एक वजनदार और हमारे जो मजबूत जो हमारे साथ आज ऑडियंस जुड़े हैं, सामने दिख रहे हैं, अजय वर्मा जी और जतिन सहगल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी पार्टिसिपेंट का। जी चेयरमैन सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद भूपिंदर जी। भूपिंदर जी कुछ ज्यादा ही आज बोल रहे हैं, जो खुद अच्छा होता है सबके लिए अच्छा ही बोलता है। थैंक यू सर। तो ये तो सबका टीम एफर्ट है ब्रांच की तरफ से कि हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत एक्टिव हैं, जो सारा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीरीज में जो आपने इस लेवल तक पहुँचा दिया। तो मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे गौरव आर्य जी का, उनका पानीपत ब्रांच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे ब्रांच के प्लेटफॉर्म को दिया। और इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या लेटर ऑन जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका पानीपत ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें सहयोग दिया। और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर द काइंड वर्ड्स और फॉर द ब्लेसिंग टू द पानीपत ब्रांच। और अब हमारे साथ सर संजीव बिजलान जी, चेयरमैन यमुनानगर ब्रांच के, वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजीव सर। और आप कंटिन्यूसली हमें अपना सहयोग देते रहे हैं। रेदर मैं कहूँ तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि आप यमुनानगर ब्रांच के चेयरमैन। ऐसा लगता है कि पानीपत ब्रांच के तीन चेयरमैन हैं, एक सुरेश सर हैं, एक संजीव सर हैं और एक दीपक कपूर जी, शायद थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे वो भी। तो पानीपत गौरव सर, ये पानीपत ब्रांच का एक गौरव है हमारे लिए कि हमारे साथ इतने बढ़िया लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और पूरी नॉर्थ बेल्ट में सर, आपने सुना भी होगा, पानीपत ब्रांच ने काफी हिस्ट्री बनाई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। काफी अच्छे अच्छे वेबिनार करके आप आयुष्मान, तथास्तु और महाकुंभ, तो जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं फॉलो हो रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। तो सर, with all the blessing of your guidance, so I'm straight away forward to Gaurav Arya ji and welcome you sir on behalf of Panipat branch, and it's over to you sir. Thank you. Thank you Bhupinder ji, Suresh ji for your kind words, and the whole branch committee of Panipat and the members present there, Chairman Yamunanagar branch and the galaxy of the chairmen. तो आज पानीपत ब्रांच में बोलने का मौका मिल रहा है। सोनीपत से बिलोंग करता तो ऐसे लगता है घर में बैठ के बोल रहा हूँ, तो आज खुल के बात करूंगा। एज अ स्पीकर कोई बात नहीं करूंगा, भाइयों के बीच में बैठा हूँ, सीनियर्स के बीच में बैठा हूँ, बिल्कुल ओपनली बात करूंगा जो भी है। तो आज भूपेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा दायित्व दिया मुझे बोलने का। जब भूपेंद्र जी का फोन आया तो मुझे बोला गया कि पानीपत में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं और कोई अगर एक्सपोर्टर सीए के ऑफिस में आता है तो हम ये चाहते हैं कि वो एक्सपोर्टर खाली ना जाए। तो उसी मोटिव को माइंड में रखते हुए आज का सेशन में कोशिश करूंगा देने की। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू गौरव सर। और मैं सर आपको होस्ट बना रहा हूं, आप सर उधर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जी जी गौरव सर, यू आर द होस्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। तो आज जो
मैंने नाम दिया प्रेजेंटेशन का, वो दिया एक्सपोर्टर्स बोनांजा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है क्या, इसमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई होते हैं, रिवार्ड स्ट्रक्चर क्या है, और कौन से एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्टर कौन होता है, सर्विस एक्सपोर्टर कौन होता है, और सर्विसेज कौन कौन सी इसमें हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं आज उसका आंसर करूंगा। और ये जो आज की प्रेजेंटेशन है एक FAQ फॉर्मेट में होगी, फ्रिक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होगी, और इसमें मैं टॉपिक टू टॉपिक, आई कैन से क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस पिक करूंगा और उसका आंसर देता जाऊंगा। अगर किसी मेंबर्स की कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा साइड बाय साइड उनका भी रिप्लाई करूंगा, नहीं तो सेशन के एंड में सारी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सबसे पहले FTP की कुछ न्यूज आपको देना चाहूंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के लिए जो एप्लीकेबल थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब 2021 के लिए भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 एप्लीकेबल होगी। उसके बाद एक्सपोर्टर्स को सर्विस एक्सपोर्ट काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड होना होता है, जिसके लिए उनको एक रजिस्टर्ड कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो ईयरली बेसिस पे उनको रिन्यू कराना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी भी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है, और वो सारे सर्टिफिकेट्स अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के कुछ न्यूज है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए एप्लीकेशन अब फाइल हो सकती है 31 दिसंबर 2020 तक। वैसे 18-19 की एप्लीकेशंस 31 मार्च 2020 तक फाइल हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड किया है टाइम लिमिट्स को, और 31 दिसंबर 2020 तक हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए अभी सर्विसेज नोटिफाइड नहीं किए हैं, रेट्स नोटिफाइड नहीं किए हैं, उसके लिए ड्यू कोर्स में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिसके लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए गवर्नमेंट ने SEIS को भी होल्ड पे रखा है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 में खत्म 31 मार्च 20 को खत्म हो रही थी, और वैसे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन SEIS अभी 1 साल के लिए होल्ड पे, यानी कि SEIS के लिए भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है गवर्नमेंट की साइड से। वही MEIS के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी आई हैं जो फेवरेबल में नहीं है एक्सपोर्टर्स के, जैसे फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के लिए लिमिट कर दिया गया है 2 करोड़ तक MEIS बेनिफिट को। जो एक्सपोर्टर्स गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनका MEIS क्वालिफाई करता है उनका गुड्स, तो उनको मैक्सिमम रिवार्ड MEIS के अंडर सिर्फ 2 करोड़ तक ही मिलेगा। तो एक कैपिंग कर दी गई है 2 करोड़ तक की। MEIS का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 1 जनवरी 2021 से नहीं मिलेगा, और एक न्यू बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में नेक्स्ट ईयर से, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2021 से उसका बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करेगी, और ये सारी जितनी भी एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगी एक न्यू स्कीम से। और MEIS उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने फ्रेश IEC अप्लाई किया है आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन विच वी आर डिस्कसिंग। और साथ में MEIS उन एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले जिन्होंने कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो ये कुछ FTP की न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो शेयर करना। इसके बाद मैं बात करता हूं डायरेक्ट SEIS की। SEIS है क्या? एक एक्ट है जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है और उसके डेवलपमेंट की बात करता है। उसका सेक्शन 5 बोलता है हर एक इंडिया में एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बात होती है डिफरेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स की, जिसमें से एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है जिसके बारे में आज मैं फोकस करना चाहूंगा। उसका नाम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में एक्सपोर्टर्स पर्टिकुलर सर्विसेज के उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज करती है रिवार्ड की फॉर्म में 5% to 7% जिनका रेट है रिवार्ड का, और उन रिवार्ड की फॉर्म में उनको एक ड्यूटी स्क्रिप मिलती है जिसको हम बोलते हैं एक लाइसेंस मिलता है, और वो लाइसेंस कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में यूज होता है।
अगर इन शॉर्ट में बात करूं, एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करने के लिए कुछ एक सर्टेन इंसेंटिव देती है उसकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं SEIS बेनिफिट, SEIS रिवार्ड। SEIS रिवार्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 का पार्ट है। वो बात अलग है कि आज WTO में इंडिया केस हार चुका है और इंडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको अपनी एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स जो रिवार्ड की फॉर्म में सारी की सारी क्लोज करके एक न्यू स्कीम लेके आनी है। इसके बारे में मैं लेटर ऑन स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा लास्ट में। पहले मैं पॉजिटिव बातें करूंगा, SEIS के बारे में डिस्कस करूंगा, SEIS है क्या और हम लोग उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले SEIS के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। हम सबको मालूम है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना एक्सपोर्टर्स को, मैक्सिमाइज करना है इंडियन एक्सपोर्ट्स को, और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज और एसोसिएटेड कॉस्ट की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए ड्यूटी स्क्रिप्ट्स की फॉर्म में SEIS का बेनिफिट देना। ये थे SEIS के ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं सर्विसेज क्या होती हैं। हमने GST में पढ़ा, वैट में पढ़ा और वेरियस लॉस में पढ़ा सर्विस की डेफिनेशन। एक सर्विस की डेफिनेशन SEIS में भी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी है। मैं कहूंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पैराग्राफ 9.50 कहता है सर्विस इंक्लूड्स ऑल ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज वो ट्रेडेबल सर्विसेज होती हैं जो गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर आती हैं। गैट्स WTO का एक एग्रीमेंट है जिसमें वेरियस सर्विसेज डिफाइन है कि वेरियस सर्विसेज कौन कौन सी हैं और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि इन सर्विसेज से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है और वो फॉरेन एक्सचेंज फ्री फॉरेन एक्सचेंज होता है, जिसको हम GST की लैंग्वेज में बोलते हैं कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज जो गैट्स के अंदर आती है, जो ट्रेडेबल है और जो फ्री फॉरेन एक्सचेंज लेके आती है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम सर्विस एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। GST को अगर मैं बात करता हूँ, GST में 5 कंडीशन है सर्विस एक्सपोर्ट की। वैसे ही SEIS फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी 4 मोड्स हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के। अगर हम सोचें कि सर्विसेज एक्सपोर्ट होती कैसे है, सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर हमें चाहिए, एक सर्विस रिसीवर चाहिए, 2 लोग चाहिए, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी और वो ट्रांजैक्शन सर्विस की होगी। अब वो सर्विस एक्सपोर्ट है कि नहीं है, सबसे पहला एग्जांपल नहीं कहूंगा, सबसे पहला मोड जो डिफाइन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 के अंदर और जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज के अंदर, वो है कि सर्विस सप्लायर इंडिया में बैठकर सर्विस रेसिपिएंट जो फॉरेन कंट्री में है उसको सर्विसेज दे रहा है। वो कैसे सर्विसेज दे रहा है, ना सर्विस सप्लायर सर्विस रिसीवर के पास जा रहा है, ना सर्विस रिसीवर सर्विस सप्लायर के पास आ रहा है। दोनों दूर पार एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन सर्विसेज सप्लाई हो रही है थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, थ्रू ईमेल्स, वो सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं। इस टाइप की सर्विसेज आती हैं लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, CA सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, BPO सर्विसेज, IT एनेबल्ड सर्विसेज, IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो इस मोड को अगर मैं SEIS की फॉर्म में बात करूं, इस मोड का नाम है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब है जहां पर आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, सर्विस सप्लायर सर्विस रिसीवर को कहीं मिलना नहीं है, सिर्फ सर्विसेज रिमोट लोकेशन पे बैठ के देनी है। जहां पर बॉर्डर क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो इसको जो डिफाइन है, जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स यूज करी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, वो है सप्लाई ऑफ अ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री। तो ये था मोड 1 जिसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। सेकंड मोड जो है उसको बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड वर्ल्ड कंजम्पशन अब्रॉड से ही पता लगता है कि अब्रॉड में जाके वो सर्विसेज कंज्यूम करनी। एग्जांपल लेते हैं, सर्विस सप्लायर इंडिया में, सर्विस रिसीवर फॉरेन से ट्रेवल करके इंडिया में आया और उसने सर्विसेज ली, लाइक टूरिज्म की सर्विसेज है, लाइक एजुकेशनल सर्विसेज है, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट की सर्विसेज है। तो इस टाइप की सर्विसेज जहां पर सर्विस रिसीवर को सर्विस सप्लायर के पास आने की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कंजम्पशन अब्रॉड। और अगर
देखूं लॉ में क्या लिखा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या लिखा है, वो लिखा है सप्लाई ऑफ अ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू अ सर्विस कंज्यूमर। कंज्यूमर इंडिया में आता है, अदर कंट्री का कंज्यूमर इंडिया में आता है, वो सर्विसेज लेता है। तो अगर मैं इसको जीएसटी से कंपैरिजन करूं, जो हम लोग जीएसटी में पढ़ते हैं, हम जीएसटी में इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां पर रिसीवर सप्लायर के पास आकर सर्विसेज लेता है। तो ये था सेकंड मोड, कंजम्पशन अब्रॉड। एक थर्ड मोड ऑफ सर्विसेज भी है, जहां पर सर्विस सप्लायर एक अपना कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करता है फॉरेन कंट्री में और वहां से सर्विसेज देता है। इसको बोलते हैं कमर्शियल प्रेजेंस। और इसका एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर, होटल, जहां पर बैंक अपनी एक ब्रांच खोलता है फॉरेन कंट्री में, से यूएस में, से दुबई में। पीएनबी की एक ब्रांच है यूएस में, पीएनबी की एक ब्रांच है दुबई में, और वहां से दुबई के कस्टमर को सर्विस दे रहा है, वहां से यूएस के कस्टमर को सर्विस दे रहा है। इस केस में कमर्शियल प्रेजेंस की सर्विसेज मोड 3, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री। तो ये 3 मोड थे। और लास्ट मोड है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन में क्या होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन इन एनी अदर कंट्री। यहां पर इंडियन सप्लायर फॉरेन में जाके सर्विसेज देता है। लाइक एक इंजीनियर आउटसाइड इंडिया गया और उसने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, एक सिविल इंजीनियर था, उसने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज दी। एक एडवोकेट आउटसाइड इंडिया गया और उसने एक यूएस में, एक फॉरेन कंट्री में केस फाइट किया। तो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन इस मोड का नाम है। इन 4 मोड्स के अलावा कोई भी ऐसा मोड नहीं है जिसके अंदर एक्सपोर्ट कवर होता है। अगर आप कोई भी सर्विस को माइंड में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन 4 मोड्स में जाके ही कवर हो जाती है। तो हमने डिस्कस किया सर्विस क्या थी, अब हमने डिस्कस किया सर्विस सप्लायर कौन होता है। सर्विस सप्लायर 4 मोड से सर्विसेज दे सकता है। या तो मोड 1 से सर्विस दे, जिसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, या मोड 2 से सर्विसेज दे, मोड जिसको बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड, या मोड 3 से सर्विस दे, कमर्शियल प्रेजेंस, उसका एक कमर्शियल प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया, या फोर्थ को प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन या फॉरेन में जाके सर्विसेज दे। तो इन 4 मोड्स में सर्विसेज एक सर्विस सप्लायर दे सकता है। और आइस ब्रेकिंग ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट एसईआईएस स्कीम के अंडर सिर्फ मोड 1 और मोड 2 में ही एप्लीकेबल होता है। मोड 1 और मोड 2 में ही बेनिफिट मिलता है, और थर्ड मोड और फोर्थ मोड में उसका बेनिफिट नहीं मिलता। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में और कंजम्पशन अब्रॉड में ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमें देखना पड़ेगा जब भी हम एसईआईएस का क्लेम बनाएंगे, हमारी सर्विसेज कौन से मोड में आती है। हमारी सर्विसेज मोड 1 और मोड 2 में आती है तो ठीक है, हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर मोड 3 या मोड 4 में आती है तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में, अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ग्रीन में लिखा है मोड 1 एंड मोड 2, और मोड 3 मोड 4 को मैंने स्टॉप किया है रेड में लिखकर। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया सर्विस क्या होती है और सर्विस सप्लायर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एसईआईएस का बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले सर्विस होनी चाहिए, सर्विस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा तो ही सर्विस मानी जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि कुछ थ्रेशोल्ड की लिमिट भी है। हाँ जी, थ्रेशोल्ड की लिमिट भी है। $10,000 अगर इंडिविजुअल सोल प्रोवाइडर अर्न करता है तो ही वो एसईआईएस का बेनिफिट अर्न कर सकता है, क्लेम कर सकता है। और अदर्स के केस में $15,000 की लिमिट है। $15,000 अगर वो पर्सन अर्न करता है सर्विस सप्लायर, तो उस केस में ही वो एसईआईएस का बेनिफिट के लिए जा सकता है। तो लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, द मेन कंडीशन इन दैट इज, इन दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दिस, कि उस पर्सन के पास, सर्विस सप्लायर के पास एक्टिव आईसी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं मेरे पास आईसी कोड होना चाहिए, तभी मेरे को बेनिफिट मिलेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के एसईआईएस स्कीम का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर सर्विस, मैंने अपना नया स्टार्टअप लगाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का भी बेनिफिट है। मैंने आईसी कोड बहुत लेट अप्लाई किया। जब मुझे पता लगा, मैंने फॉर एग्जांपल अप्रैल 19 में अपना स्टार्टअप लगाया था, मैं डाटा साइंटिस्ट का काम करता था, कंसल्टिंग सर्विसेज में मेरा बिजनेस फॉल होता था। उसके बाद क्या हुआ,
कि मेरे को किसी ने बताया कि मुझे तो SEIS का बेनिफिट भी मिलेगा, मेरी तो टर्नओवर भी अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने IC कोड अप्लाई किया लेट। IC कोड मिड ऑफ द ईयर में अप्लाई किया, अक्टूबर 19 में जाके अप्लाई किया। तो क्या वो जो अप्रैल 19 टू सितंबर 19 का जो पीरियड था, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ? उस पीरियड के लिए मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होती, क्योंकि मेरे पास एक्टिव IC कोड नहीं था। अदर कंडीशंस तो मैंने मीट कर ली, मैं सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, गैट्स में भी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज भी मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, लेकिन IC कोड में मैं थोड़ा सा मेरे से चूक हो गई। तो उस केस में स्ट्रांगली स्पीकिंग, openly speaking, DGFT is quite negative about in these cases. Whether you are startup, whether you are anything, they outrightly reject the claim by saying that you don't have active IC that time. DGFT कहता है कि एक्टिव IC होगा तो ही हमें मिलेगा। तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करिए, अगर कोई ऐसा केस आपके साथ आता है, या आप खुद अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं और आप SEIS को बेनिफिट के लिए क्लेम करते हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा केस आता है, तो उस केस में आप एक कॉन्डोनेशन लेटर साथ लगा सकते हैं बाय स्टेटिंग द रीजंस व्हाई यू अप्लाइड लेट, बट रीजन मस्ट बी स्ट्रांग। रीजन मस्ट नॉट बी अ लाइट रीजन और अ वेग रीजन, वो बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, तभी जाके DGFT आपको उसका बेनिफिट देगा, वरना चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, बिकॉज DGFT is totally pro revenue, whenever it comes to restrict the rewards, they think about the government, not the business. So this is about the eligibility criteria. अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है मेन क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है, सर सारी बात ठीक है, हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विस सप्लायर में मोड 1 मोड 2 में भी आते हैं, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करते हैं, अब हमें ये बताइए हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बेनिफिट के लिए एक चीज बता देता हूं, बेनिफिट हर एक सर्विस का नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज का। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल निकालती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, SEIS में, जिसमें वो नोटिफाइड करती है पर्टिकुलर सर्विसेज को और उनके अगेंस्ट में रिवार्ड रेट को। जैसे अपेंडिक्स 3D जिसको बोलते हैं इस नोटिफिकेशन को, अपेंडिक्स 3D में वेरियस सेक्टर्स हैं और वेरियस सर्विसेज हैं, वेरियस रेट्स हैं, जिसमें हमें देखना है कि हमारी सर्विसेज उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर सर्विस में फॉल करती है कि नहीं करती है, और वो रेट हमें मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज की मैं बात करता हूँ, अपेंडिक्स 3D में जाता हूँ, अगर लीगल सर्विसेज, टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड डेंटल की अगर कोई सर्विसेज कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन कंट्री में, उस केस में वो 7% रिवार्ड अपना क्लेम कर सकता है। फिर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज कोई पर्सन प्रोवाइड करता है, R&D में भी डिफाइन है, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो रेट है 7% का। वही रेंटिंग, लीजिंग सर्विसेज विदाउट ऑपरेटर्स के केस में रेट है 7% का, जहां पर शिप की रेंटिंग है, एयरक्राफ्ट रेंटिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की रेंटिंग, अदर मशीनरी एंड इक्विपमेंट की रेंटिंग 7% का रेट है। फिर अदर बिजनेस सर्विसेज की में 5% का रेट है, जिसमें सर्विसेज कवर होती हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विसेज इncidental टू एग्रीकल्चर, hunting, forestry, fishing, mining, manufacturing and energy distribution, placement and supply services of personnel, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम फॉरेन में किसी को प्रोवाइड करते हैं, रिलेटेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, फिर बिल्डिंग, क्लीनिंग, फोटोग्राफिक, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, कन्वेंशन एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। ये जो सर्विसेज हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी है, इनमें रिवार्ड रेट 5% का है। अब नेक्स्ट वाली सर्विसेज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। टूरिज्म एंड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज में होटल एंड रेस्टोरेंट के केस में 5% का रेट है, और ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, टूर गाइड्स के केस में 7% का रेट है। अब फॉर एग्जांपल टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत सारे फॉरेनर्स आके रुकते हैं, बोर्डिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन, इस टाइप की सर्विसेज होटल एंड रेस्टोरेंट्स देते हैं। अगर फॉरेन टूरिस्ट को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं 5% रेट को। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो टूरिस्ट प्लेस पे है और होटल
इंडस्ट्री में है और वहाँ पर फॉरेनर्स आके रुकते हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, SEIS का बेनिफिट मोस्ट प्रोबेबली उनको मिल सकता है। जैसे आज मॉर्निंग में मेरा सेमिनार अमृतसर में था, वेबिनार आई थिंक ऐसे, तो अमृतसर में बहुत सारे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में है और उनका फॉरेनर से बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, फॉरेनर्स आकर वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली आज कि वो भी SEIS में रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर, टूर गाइड्स की। ऐसे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनका एक्सक्लूसिवली फॉरेन टूर कंडक्ट करते हैं, इंडियन टूर ऐसे कंडक्ट करते हैं फॉरेनर्स के लिए, कंडक्ट करते हैं फॉरेनर्स के लिए, और उस केस में उनको रिवार्ड मिलेगा 7% का। अभी अभिषेक जी ने चैट बॉक्स में क्वेरी पूछी है, ये रिवार्ड किसके ऊपर मिलेगा? सर ये रिवार्ड मिलेगा एक्सपोर्ट अर्निंग्स के ऊपर, और एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी नेट एक्सपोर्ट अर्निंग्स। एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी नहीं बोलूंगा मैं, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का मतलब है जितना मैंने एक्सपोर्ट से कमाया, जो मेरे अकाउंट में आया, माइनस जितना मैंने इंपोर्ट के लिए पेमेंट किया, नेट अमाउंट पे मुझे रिवार्ड मिलेगा। मैं अभी आऊंगा इसकी कैलकुलेशन के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड्स में, फिर मैं डिस्कस करूंगा। फिर रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट सर्विसेज, न्यूज एजेंसी सर्विसेज, लाइब्रेरी, म्यूजियम, आर्काइव्स, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में 7% का रिवॉर्ड है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की भी एक लंबी लिस्ट है इसमें, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल द ऑक्सिलरी सर्विसेज, इंसिडेंटल एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज लाइक वेयर हाउसिंग, कार्गो हैंडलिंग। इस केस में भी 7% का रिवार्ड मिलता है नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे। फिर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज हैं, यहाँ भी 7% का रिवार्ड है। एजुकेशनल सर्विसेज में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड एडल्ट एजुकेशन पे 7% का रिवार्ड। एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में हॉस्पिटल सर्विसेज हैं। अब हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में बात करता हूँ। कोई फॉरेनर्स हॉस्पिटल इंडियन हॉस्पिटल्स में आके अगर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और हॉस्पिटल्स को फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करते हैं, तो हॉस्पिटल कैन आल्सो गो फॉर SEIS बेनिफिट। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड हैं जिनके ऊपर रिवार्ड मिलेगा। अपेंडिक्स 3D में मेंशन है ये सर्विसेज और उनके रिवार्ड रेट। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी अपेंडिक्स 3D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड नहीं किया। ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का अपेंडिक्स 3D था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। मोस्ट प्रोबेबली 18-19 के टर्म्स पे ही 1920 का अपेंडिक्स 3D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली रिवार्ड रेट और सर्विसेज यही रहेंगी। इसलिए ये एक बेस है 1920 के लिए भी। जबकि 1920 खत्म हो चुका है, कुछ मेंबर्स के माइंड में क्वेश्चन भी होगा कि अभी तक नोटिफाइड क्यों नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक और ड्यू टू द फंडिंग इश्यूज विद द गवर्नमेंट ये अभी नोटिफाइड नहीं किया, और अभी तक 1920 के क्लेम्स भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं किए हैं। 1920 की विंडो भी ओपन नहीं है DGFT के पोर्टल पे। तो अब मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन करता हूँ। मैंने कुछ सर्विसेज की लिस्ट बनाई है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर में। जोन जोन से सर्विस सेक्टर जो है, दिल्ली एनसीआर की बात करूं या अदर नॉर्थ इंडिया की बात करूं, हम स्पोर्ट्स सर्विसेज में इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिसमें स्पोर्ट्स सर्विसेज में हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड होती हैं। फॉरेन से आउटसोर्स होकर वर्क आता है। ये आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क रिलेटेड टू अकाउंटिंग भी हो सकता है, रिलेटेड टू पेरोल भी हो सकता है, रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन, रिलेटेड टू डाटा प्रोसेसिंग, कोई भी टाइप का वर्क हो सकता है जिसमें इंडियन पार्टी को वर्क आउटसोर्स होता है और इंडियन पार्टी उसके ऊपर परफॉर्म करती है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या इन आउटसोर्सिंग सर्विसेज के ऊपर SEIS का बेनिफिट मिलेगा? सर वर्ल्ड आउटसोर्सिंग है यहाँ पर, लेकिन आउटसोर्सिंग किस चीज की? अकाउंटिंग की आउटसोर्सिंग है, पेरोल की आउटसोर्सिंग है, डाटा प्रोसेसिंग की आउटसोर्सिंग है? इट डिपेंड्स आउटसोर्सिंग किस चीज की है। सॉरी, आउटसोर्सिंग जिस भी पर्टिकुलर सर्विसेज की है, क्या वो सर्विसेज अपेंडिक्स 3D में आती है? इफ यस, देन वी कैन क्लेम द बेनिफिट। तो हमें चेक करना है हम किस चीज का सपोर्ट दे रहे हैं, किस चीज की सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में SEIS का बेनिफिट हमें मिलेगा।
एक बहुत ही आजकल एक बज़वर्ड जिसको मैं बोलता हूँ है मार्केट के अंदर, वो है एसईओ सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसको अगर हम बात करते हैं, जो कॉमन पैरालाइंस में वर्ड यूज होता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। क्या ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, एसईओ का बेनिफिट हमें इसमें मिलेगा? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में जो सर्विस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल मार्केटर है वो अपनी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक लगा के उस टर्म को या उस पर्टिकुलर वर्ड को गूगल में सबसे ऊपर सर्च में डाल देता है। और जब भी हम वो पर्टिकुलर वर्ड सर्च करते हैं गूगल में, वो सबसे ऊपर जो भी उनके सप्लायर्स होंगे उनके नेम आ जाते हैं, या पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट्स होंगी उनके नेम आ जाते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन करता है एडवर्टाइजिंग को। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें चेक करना पड़ेगा कि एसईओ सर्विसेज किस नेचर की हैं। इट इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में हम चेक कर सकते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में फॉल तो नहीं करते जो नोटिफाइड सर्विस की हमने लिस्ट दी है। फिर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में मैं ये कहना चाहूंगा, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एक कॉमन टर्मिनोलॉजी ना होके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्मिनोलॉजी है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसमें कंसल्टिंग भी कभी कभी कवर हो जाता है, इसमें स्पोर्ट्स सर्विसेज भी कवर हो जाती हैं रिलेटेड टू आईटी। तो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस टाइप की आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है जो हम आईटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विस का मतलब यही होता है कि हम आईटी के थ्रू उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें एक डिटेल में चेक करना पड़ेगा उसका नेचर ऑफ बिजनेस, एक्चुअल में नेचर ऑफ सर्विसेज है क्या। उसके बेसिस पे हम अपने अपेंडिक्स 3D में देखेंगे कि कोई ऐसी पर्टिकुलर सर्विस है जहां पर ये कवर हो सकती है। आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक की बहुत ही मैच्योर मार्केट है, एक बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट है। आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेसिकली बिग प्लेयर्स हैं उसमें, और ये वैसे ही गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा रिवॉर्ड इनको मिलता है। मोस्ट ऑफ द आईटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स ने अपना सेटअप एसटीपीआई में एसईजेड में किया है और कस्टम से उनको अच्छा रिवार्ड मिलता है इंपोर्ट्स पर। तो आईटी सॉफ्टवेयर को लेके एससीआई में कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन नहीं है बेनिफिट का, तो आउटराइटली नोटिफाइड सर्विसेज की लिस्ट में है ही नहीं। तो आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लेके एक ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेरीज बहुत आती हैं कि सर आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के केस में क्या है, बेनिफिट है कि नहीं है। तो आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के केस में बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी सर्विसेज, एजेंट्स एंड फैसिलिटेटर। इंटरमीडियरी सर्विसेज के बारे में जीएसटी में अगर मैं बात करता हूँ, इंटरमीडियरी सर्विसेज में एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन क्या इंटरमीडियरी सर्विसेज में एक्सपोर्ट जीएसटी में क्वालिफाई नहीं करता, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एससीआई इसमें क्वालिफाई करेगा? अब इंटरमीडियरी सर्विसेज जो होती हैं बेसिकली, जो मैं मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ इंटरमीडियरी सर्विसेज के बारे में, इंटरमीडियरी सिर्फ एक एजेंसी का काम करता है, दो लोगों को मिलाने का काम करता है और बीच में अपनी कमीशन लेता है। लेकिन कभी कभी इंटरमीडियरी सर्विसेज यहाँ तक लिमिटेड ना होकर उसका काम आगे मैनेजरियल वर्क भी होता है उसके पास, कि वो कस्टमर को मैनेज करता है, उसकी क्वेरीज रिजॉल्व करता है। यहाँ पर कभी कभी अकाउंटिंग सपोर्ट भी देता है अपने फॉरेन काउंटर पार्ट को, जिसके ब्याह पे वो एजेंट्स ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके लिए अकाउंटिंग भी करता है, यहाँ पर उसको अदर सपोर्ट भी देता है, कभी कभी उसको कंसल्टिंग भी करता है इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी का केस जब भी आपके पास आए तो आउटराइटली उसको फॉरेन, सिर्फ जीएसटी के एस्पेक्ट से ना चेक करके जरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के एस्पेक्ट से भी चेक कर लेना और देख लेना कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कभी कभी इंटरमीडियरी एक बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस केस में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट कुछ पार्ट ऑफ टर्नओवर में मिलने की उम्मीद हो सकती है। नेक्स्ट आता है रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के केस में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सीएल ब्रदर्स और एडवोकेट्स फॉरेन क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर सर्विसेज देते हैं रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ, आई कैन से, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और अदर काइंड ऑफ थिंग्स विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, जहां पर वो अपनी फीस भी चार्ज करते हैं और जो गवर्नमेंट को जो लीगल फीस पे करते हैं, लीगल फीस, आई कैन से रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर काइंड ऑफ फीस जो पे करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि लीगल सर्विसेज, ये सर्विसेज का तो बेनिफिट है। अब जो सीए कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहा है या जो एडवोकेट पेटेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड करा रहा है, उस केस में
जो गवर्नमेंट को फीस पे कर रहा है और सामने वाली पार्टी से उसका रिइंबर्समेंट ले रहा है, जो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में आई कैन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट वहां भी मिलेगा? SEIS का बेनिफिट वहां भी मिलेगा? तो बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। एंड उससे भी बड़ा आंसर ये है, देखिए बेनिफिट मिलता है सिर्फ लीगल सर्विसेज का। लीगल सर्विसेज सिर्फ उसकी फीस है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस तो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में है। गवर्नमेंट फीस जो उसने पे करी है वो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में पे की है, चाहे वो सीए ने पे की है चाहे एडवोकेट ने पे की है, तो बेनिफिट सिर्फ सीए सर्विसेज या एडवोकेट सर्विसेज का मिलेगा, बेनिफिट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डेटा साइंटिस्ट और एनालिटिक्स सर्विसेज। अब डेटा साइंटिस्ट के केस में क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट के केस में क्या होता है कि डेटा साइंटिस्ट पूरे डेटा को, मैं कहता हूं, खंगालता है और उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म देता है और अपने सामने वाले कस्टमर को एडवाइस करता है कि ये डेटा ये बोलता है और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको काम ऐसे करना चाहिए। समहाउ जाके जो डेटा साइंटिस्ट की सर्विस है ना कहीं जाके कंसल्टिंग को हिट करती है, कंसल्टिंग सर्विसेज को। तो बेनिफिट हम वहां पर क्लेम करने के लिए एक बार इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट किस चीज की सर्विसेज दे रहा है। डेटा साइंटिस्ट तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड ना होकर एक बिल्कुल लिटरल सा वर्ड है। डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन जो डेटा साइंस के ऊपर रिसर्च करता है, डेटा में खेलता है, उसको डेटा साइंटिस्ट बोलेंगे या डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आती है बीपीओ और केपीओ सर्विसेज। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ सर्विसेज के केस में एग्जांपल होता है सिर्फ कस्टमर केयर सर्विसेज का। केपीओ में कोई प्रोसेस आउटसोर्स होकर इंडिया में आती है, हमने आउटसोर्सिंग के ऊपर डिस्कस कर लिया, केपीओ वन एंड द सेम थिंग है। तो बीपीओ के केस में तो SEIS का बेनिफिट मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलता है, लेकिन केपीओ के केस में जब कोई प्रोसेस आउटसोर्स होकर आती है तो वो प्रोसेस स्पेसिफिक हमें देखनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में या किसी और कंसल्टिंग में कहीं कवर तो नहीं होती नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो केपीओ सर्विसेज में भी एक हम बेनिफिट के बारे में सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है कंसल्टिंग सर्विसेज। हम इंडिया से बैठ के मैनेजमेंट, बिजनेस या इंजीनियरिंग कंसल्टिंग अगर करते हैं तो वो क्वालिफाई करती हैं। टेस्टिंग सर्विसेज, इंडिया में अगर हम कुछ टेस्टिंग करते हैं। मैनेजरियल सर्विसेज अगर हम कोई प्रोवाइड करते हैं फॉरेन क्लाइंट को, तो ये सब सर्विसेज क्वाइटली प्रिवेलेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जो नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, हम यहाँ से ये वाली सर्विसेज देते हैं। 2-3 सर्विसेज और हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब में एजुकेशनल कंसल्टेंट जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट्स करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं और उनको कमीशन मिलती है। तो इस टाइप के जो एजुकेशनल कंसल्टेंट है, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का? एज पर मी, अगर वो सिर्फ एज एन कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, जिनको सिर्फ रेफरल फीस मिलती है, तो कहीं भी SEIS में उनको बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखाई देता। कुछ लोग होते हैं जो जॉब वर्क का काम करते हैं, फॉरेन से कोई गुड्स आया, उसके ऊपर काम किया और भेज दिया, तो SEIS का बेनिफिट हमें उन पर भी चेक करना पड़ेगा। तो ये जो थी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज जो मुझे लगता है कि डिस्कस करना बहुत जरूरी था। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना, उसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, नोटिफाइड सर्विसेज के बाहर किसी भी सर्विसेज का बेनिफिट SEIS में नहीं मिलेगा। अगर हमारी सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज की लिस्ट में आती है तो ही SEIS का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि किन किन लोगों को बेनिफिट, यानी कि नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले मैंने एलिजिबिलिटी की बात करी थी। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला नॉन नोटिफाइड सर्विसेज, जो सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा SEIS का। फिर गुड्स एक्सपोर्ट के केस में बेनिफिट नहीं मिलता SEIS का, वहां पर MEIS का बेनिफिट मिलता है। कोई एक्सपोर्टर अगर, सर्विस एक्सपोर्टर अगर गुड्स भी सप्लाई करता है तो उसका SEIS बेनिफिट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड अप टू द सर्विसेज टर्नओवर। गुड्स टर्नओवर हमें एक्सक्लूड करनी होगी। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट बाय EOU,
ESTP, STPI, BTP schemes or supply of services made to such units। यानी कि अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, ESTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, अगर ये सर्विस सप्लायर्स हैं, इन यूनिट्स में हैं सप्लायर्स, और वो कोई सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तब उस केस में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या कोई DTA सर्विस सप्लाई कर रहा है इन सबको, तो उस केस में भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक हिट था बहुत बड़ा कि SEIS का बेनिफिट STPI को नहीं मिलेगा, ESTP को नहीं मिलेगा, EOU को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम्स, इन स्कीम्स में गवर्नमेंट और भी बेनिफिट्स देती है। अदर बेनिफिट्स में कस्टम का इनको बेनिफिट मिलता है। तो मैं नेक्स्ट एक्सक्लूजन की अगर बात करता हूँ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं थ्रू एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, लाइक बैंक्स हैं, बैंक्स के पास पैसा आता है एक्सपोर्टर्स का, और बैंक एक्सपोर्टर्स को वो पैसा फिर आगे ट्रांसफर करता है। उस केस में वो बैंक की रियलाइजेशन नहीं है, बैंक की सर्विस इनकम नहीं है, और बैंक उस पर क्लेम नहीं कर सकता SEIS बेनिफिट। अगर कोई फॉरेन इक्विटी इशू करते हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू करते हैं, फॉरेन करेंसी लोन इशू होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो कहने का मतलब है कि सर्विसेज से रिलेटेड कोई अगर इनकम है तो ही SEIS का बेनिफिट मिलेगा, किसी भी सेक्टर का हो, और नोटिफाइड में आना चाहिए। उसके अलावा कहीं भी SEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का स्पेसिफिकली SEIS पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 3.09 में दिया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें इक्विटी और डेट पार्टिसिपेशन, रिसीट और ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी कवर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है, कोई अगर डोनेशन किसी ने रिसीव की है, डोनेशन सर्विस इनकम नहीं है, इसलिए इसका बेनिफिट नहीं मिलता। फिर आता है अर्न थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, उस केस में भी SEIS का बेनिफिट नहीं मिलता। अब GST की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि GST में SEZ को सप्लाई करने से एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है, सप्लाईज टू SEZ में एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलता है, लेकिन FTP में, SEIS में सप्लाईज टू SEZ एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। और EOU को कोई सप्लाई करते हैं, ESTP को सप्लाई करते हैं, STPI BTP को सप्लाई करते हैं, तो भी SEIS का बेनिफिट नहीं मिलता है। कहने का ये मतलब है, GST में जो सेक्शन 147 का डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, जहां पर वहां पर रिफंड उनको मिलता है, एक्सपोर्ट माना जाता है उनका, तो उस केस में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की SEIS में उसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन GST में उसका एक्सपोर्ट बेनिफिट है, यहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं है। तो ये बात एक नोट करने वाली बात है। एक अकाउंट होता है अर्नर्स फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, जिसको बोलते हैं EFC अकाउंट। EFC अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज में मेंटेन होता है। अगर हमें EFC अकाउंट से अगर हम कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में हम एक्सचेंज अर्न तो कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक EFC अकाउंट में मेंटेन करता हूँ मैंने इंडियन पार्टी को ही फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करी है अपने EFC अकाउंट से, तो इंडियन पार्टी ये नहीं कह सकती मैंने एक्सपोर्ट किया है कि भाई मैंने तो भैया फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है। तो EFC अकाउंट से अगर कोई पेमेंट रिसीव होती है, तो उस केस में भी SEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स भी इसमें गिवन है। टेलीकॉम सेक्टर को SEIS का बेनिफिट नहीं मिलता। एयरलाइन, शिपिंग लाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो फॉरेन कंट्री टू फॉरेन कंट्री अपने एयरक्राफ्ट और शिप्स चलाते हैं, उन लोगों को भी बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट चलता है दुबई टू US इंडियन एयरलाइंस का, तो इंडियन एयरलाइंस उस पर SEIS का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर उसमें टच नहीं हो रहे हैं। अब एक चीज मैं बीच में डिस्कस करना भूल गया, जो मैं डिस्कस करता हूँ। हमने डिस्कस किया था अपेंडिक्स 3D। अपेंडिक्स 3D में हमने बोला था कि किन किन सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा। लेकिन एक बात जो माइंड में आती है, सर ये लीगल सर्विसेज है क्या? आपने बोल दिया प्रोफेशनल सर्विसेज में लीगल सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा, टैक्सेशन सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये है क्या? लीगल सर्विसेज कुछ तो, यानी कि कुछ डेफिनेशन तो होगी लीगल सर्विसेज की। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जैसे मेंशन किया, अदर बिजनेस सर्विसेज, इसकी कुछ डेफिनेशन तो होगी। यस सर, इसके बारे में गिवन है
अगर आप अपेंडिक्स 3D देखेंगे तो उसमें अपेंडिक्स 3D मतलब गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक नोटिस है, उसमें देखेंगे उसमें एक सीपीसी कोड, एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, सीपीसी कोड। सीपीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा इशू किया गया है। यूएन ने सब ऑल वर्ल्ड के लिए सर्विसेज और गुड्स के लिए एक सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन के लिए एक लिस्ट इशू की है कि इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है। तो हमें रेफर करना पड़ेगा सीपीसी चेक करने के लिए लीगल सर्विसेज में क्या आता है। अगर मैं लीगल सर्विसेज की या सीए सर्विसेज की, सीए सर्विसेज रिलेटेड टू टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, कंसल्टिंग अलग से है। अगर मैं इन चीजों की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि सीए या एडवोकेट की सर्विसेज 3 पार्ट में होती है हमेशा, यानी कि 3 वे से वो सर्विसेज देता है। या तो वो कंप्लाइंस करते हैं, या एडवाइजरी करते हैं, या लिटिगेशन करते हैं। इन 3 के अलावा और किसी चीज में प्रैक्टिस नहीं होती है। या कंप्लाइंसेस हो रहे होंगे, रिटर्न फाइलिंग हो रही होगी, या हम ओपिनियन दे रहे होंगे, या हम कमिश्नर ऑफ अपील्स के सामने या आईटीएटी में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, लॉयर के केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम जा रहे होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये डिफाइन है सीपीसी के अंदर कि लीगल सर्विसेज की वेरियस लिम्स क्या हैं, लीगल सर्विसेज की वेरियस डिस्क्रिप्शंस क्या हैं जहां पर वो कवर होते हैं। जैसे मैं अगर डिस्कस करता हूँ अदर बिजनेस सर्विसेज में, सेकंड लास्ट में देखेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज। अब क्या आप बोलेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, ये तो बड़ा ही यूनिक सा वर्ड है, लेकिन इस यूनिकनेस के पीछे बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग में फाइनेंशियल कंसल्टिंग कवर होता है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मार्केटिंग कंसल्टिंग कवर होता है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कंस्ट्रक्शन कंसल्टिंग कवर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज भी कवर होती है, अदर कंसल्टिंग सर्विसेज भी कवर होती हैं। उसके लिए आप लोगों को चेक करना पड़ेगा सीपीसी। अब सीपीसी कहाँ से हमें मिलेगा? डीजीएफटी की साइट में आप जाएंगे तो डीजीएफटी की साइट में सीपीसी अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अकाउंटिंग कोड वाइज अपेंडिक्स 3D में जब आप देखेंगे, अपेंडिक्स 3D में अकाउंटिंग कोड वाइज सीपीसी में आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये था सीपीसी के बारे में थोड़ा बहुत। अब बात आती है हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक मैं रिवार्ड रेट की बात कर रहा था, अभिषेक जी ने पूछा था रिवार्ड रेट किसके ऊपर, 7% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ व्हाट, 5% और 7% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। अब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सिंपल सी टर्म्स में जो पैसा कमाया, जो पैसा कमाया का मतलब जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास आया, नेट आया, जो हमारे पास रह गया। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का हमने, 100 रुपए बहुत कम अमाउंट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, 100 रुपए मैं लेता हूँ, 100 रुपए का मैंने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया और वहीं मैंने 20 रुपए की पेमेंट भी करी है, इंपोर्ट पेमेंट्स। वो 20 रुपए की जो इंपोर्ट पेमेंट्स करी है, 100 माइनस 20, सिर्फ 80 रुपए के ऊपर ही मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं सामने रीड करता हूँ, मैंने कॉपी किया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इज इक्वल टू ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस टोटल एक्सपेंसेस स्लैश पेमेंट्स स्लैश रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द आईसी होल्डर रिलेटिंग टू सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर। उस साल के अंदर जो मैंने नेट कमाया है, सिर्फ बेनिफिट मुझे उसी अमाउंट का ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो जो हमने रिवार्ड रेट डिस्कस किया था अप्लाई होगा इस अमाउंट के ऊपर। इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम मैंने डिस्कस किया था, हर साल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, तो वो इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम उसी के बारे में 1520 की 5 साल की पॉलिसी है और हर साल का अलग से नोटिफिकेशन है। अब बात आती है हमारी ड्यू डेट्स क्या हैं SEIS एप्लीकेशन फाइल करने की। हमारे पास 12 महीने का टाइम है SEIS एप्लीकेशन फाइल करने का। 12 महीने कब से? 12 महीने फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग से। 18-19 का एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2020 तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। 1 साल तक हम फाइल कर सकते हैं और एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अगर गवर्नमेंट ने कुछ करी है। अब क्या होता है कि 12 महीने तो खत्म हो गए, अवेयरनेस ही नहीं थी, हमने तो फाइल ही नहीं किया, 1 साल तो लैप्स हो गया, अब क्या करें? अगर आप देखेंगे जब मैंने अपनी स्लाइड्स यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी तो मैंने नाम दिया था एक्सपोर्टर बोनांजा। अब मैं डिफाइन करूंगा कि ये हमारा डिस्कशन आज का एक्सपोर्टर बोनांजा कैसे है। डीजीएफटी ने बोला कि अगर आप
लेट फाइल करते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप लेट फाइल कीजिए, हम तब भी आपको बेनिफिट लेंगे, लेकिन हम कुछ आपसे डिस्काउंट लेंगे, जिसको लीगल पैरालांस में यूज किया है लेट कट, लेट फाइलिंग कट। मैं जिसको अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहूंगा डिस्काउंट। डीजीएफटी बोलता है अगर आप फाइल करने में लेट हो गए कोई बात नहीं, 1 साल तक फाइल नहीं कर पाए, अगले 6 महीने तक फाइल कर दीजिए, 2% पैसा हम आपका काट लेंगे, 98% आपको दे देंगे। फिर भी आप फाइल नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 1.5 साल तक आप फाइल नहीं कर पाए, अगले 6 महीने तक फाइल कर दीजिए, 5% हम आपसे ले लेंगे, 5% आपका काट लेंगे और 95% का रिवार्ड आपको हम दे देंगे। फिर भी आप फाइल नहीं कर पाए तो डीजीएफटी बोलता है कोई बात नहीं, आप 2 साल तक तो फाइल नहीं कर पाए, 1 साल का टाइम आपको और देते हैं, 10% काट के आपको 90% हम दे देंगे। तो पहले 1 साल तक आपका कुछ भी पैसा नहीं कटेगा, अगर आप 5 करोड़ के लिए एलिजिबल हैं तो 5 का 5 करोड़ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 करोड़ के लिए आप एलिजिबल हैं, 5 का 5 करोड़ आपको मिल जाएगा। फिर अगले 6 महीने तक 2% काट के यानी कि 5 करोड़ का 98% आपको मिल जाएगा। फिर भी आप फाइल नहीं कर पाते, 1.5 साल तक आप फाइल नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगले 6 महीने यानी कि 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में फाइल कर दीजिए और 5 करोड़ का 95% ले जाइए। फिर भी आप फाइल नहीं कर पाए, 2 से 3 साल के बीच में आप फाइल कर दीजिए, फिर 90% अमाउंट ले जाइए, 5 करोड़ का 90% 4.5 करोड़ बनता है, ये आपको रिवार्ड मिल जाएगा, 50 लाख रुपए हम काट लेंगे। तो ये था लेट कट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है जी हम तो 3 साल तक ही फाइल नहीं कर पाए, 1 साल का टाइम भी हमारा गया, अगले 6 महीने भी गए, अगले 6 महीने भी गए, लास्ट का 1 साल भी गया, अब हम क्या करें? सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, 3 साल का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 3 साल तक भी अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल भी मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें, 18-19 का जो क्लेम था हमें फाइल करना था 31 मार्च 20 तक, एक्सटेंडेड टाइम नहीं लेता मैं, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ड्यू डेट से लेता हूँ। 18-19 का क्लेम हमें 1 साल यानी कि 31 मार्च 20 तक फाइल करना था, 31 मार्च 20 तक फाइल नहीं हुआ, 31 मार्च तक फाइल कर देते 20 तक तो 100% मिलता। फिर 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक अगर हम फाइल करते हैं उसको तो 98% रिवार्ड हमें मिल जाएगा। आने वाले 6 महीनों के अंदर अगर हम फाइल करते हैं अक्टूबर 20 से मार्च 21 तक 95% रिवार्ड, फिर भी हम फाइल नहीं कर पाते तो अप्रैल 21 से मार्च 22 तक 90% हमें रिवार्ड मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 18-19 का क्लेम हम 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं इन द नटशेल, उसके बाद हम नहीं फाइल कर सकते, 3 साल का टाइम पीरियड ओवर। तो आज हम बैठे हैं सितंबर 2020 में, तो सितंबर 2020 में 3 साल का टाइम पीरियड आज भी है हमारे पास, 17-18 लेट कट के साथ हम क्लेम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक, 18-19 31 मार्च 2022 तक, और 19-20 की तो ड्यू डेट्स अभी हैं पेंडिंग। तो एक्सपोर्टर ब्रांजा ऐसे है कि 3 साल का क्लेम अभी भी हमारे हाथ में है, हम फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिनके पास एक्टिव आईसी कोड है और एलिजिबल सर्विसेज में क्वालिफाई करता है तो अभी भी स्कोप है 3 साल का। अब SEIS की स्क्रिप्ट हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? अच्छा मैं बता दूं आपको, SEIS का बेनिफिट हमें ड्यूटी स्क्रिप्ट की फॉर्म में मिलता है। ड्यूटी स्क्रिप्ट एक टाइप का लाइसेंस होता है तो ये जो लाइसेंस होता है ये हम कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में यूज कर सकते हैं। 1 सेकेंड, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में यूज कर सकते हैं, जीएसटी की पेमेंट में ये यूज नहीं होता। प्री जीएसटी रिजिम में एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स में इसको हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब वो यूज नहीं होता जीएसटी की पेमेंट में। ये स्क्रिप्ट जो होती है ट्रांसफरेबल होती हैं, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स हम इसको सेल कर सकते हैं, मार्केट में ओपन मार्केट में सेल हो जाती हैं, इंपोर्टर्स खरीद लेते हैं, अगर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कहीं यूज नहीं कर सकते तो वो इसको डिस्काउंट पे सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जीएसटी नहीं लगता सेल ऑफ स्क्रिप्ट्स पे, ये सबसे बड़ी बात है। पहले जब जीएसटी शुरू में आया तो 18% 12% पे सॉरी टैक्सेबल था सेल ऑफ स्क्रिप्ट्स, फिर 5% रेट किया गया, आज की डेट में 0% है रेट। तो एडवांटेज है स्क्रिप्ट सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और एक्सपोर्टर्स के लिए एक यानी कि कह सकता हूं मैं कोरा मुनाफा है।
अभी स्क्रिप्ट वैलिड कब तक रहती हैं? ये स्क्रिप्ट 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए वैलिड होती हैं इशुएंस डेट तक, और ये स्क्रिप्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होती हैं। ये स्क्रिप्ट हमें हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें इशू होती हैं। अब कुछ डिस्कशन करते हैं हम जीएसटी और एसईआईएस के ऊपर। क्या हम जीएसटी और एसईआईएस को आपस में मैच कर सकते हैं? देखिए, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई है क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हम पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर सर्विस एक्सपोर्ट है कि नहीं है। जबकि एसईआईएस में वो 4 मोड्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। 4 मोड्स में अगर कोई सर्विसेज जा रही हैं तो हम चेक करते हैं कि कौन से मोड में सर्विसेज जा रही हैं। तो 4 मोड्स आर द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन एक्सपोर्ट। इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं करता इंटरमीडिएट। लेकिन एसईआईएस के केस में इंटरमीडिएट सर्विसेज में एक्सपोर्ट क्वालिफाई कर सकता है, रिवार्ड मिल सकता है। ये स्पेसिफिक है, चेक करना पड़ेगा। जीएसटी के केस में परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं, एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं करता। एसईआईएस के केस में एक्सपोर्ट क्वालिफाई करता है, रिवार्ड मिलता है कंजम्पशन अब्रॉड की कैटेगरी में, मोड 2 में। तो ये था जीएसटी और एसईआईएस का छोटा सा कंपैरिजन। अब एसईआईएस की एप्लीकेशन हमें कैसे फाइल करनी है, मेन क्वेश्चन। हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारा क्लाइंट जो है एसईआईएस में कवर होता है और हमने सारी कंडीशंस उसकी फुलफिल हैं, एक्टिव आईसी कोड भी है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब फाइल कैसे करनी है एसईआईएस की एप्लीकेशन? एसईआईएस की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। अब ये क्या होता है, हर एक सर्विस एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जहां पर उनको रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स डिफरेंट बॉडीज होती हैं। डिफरेंट बॉडीज किसकी? डिफरेंट बॉडीज ट्रेड की। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की डिफरेंट बॉडी है, अकाउंटिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अकाउंटिंग एक्सपोर्ट बॉडी, लीगल एक्सपोर्ट बॉडी। इस टाइप की एक्सपोर्ट बॉडीज हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन, और प्लस हर साल का रिन्यूअल हमें उसका पे करना होता है हर एक सर्विस सप्लायर को। उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फाइल ANF3B। हमें ANF3B फॉर्म में फाइल करना होता है, जिसमें बात करते हैं, हमें डिटेल देनी होती है रिवेन्यू की कि हमने कितना रिवेन्यू अर्न किया। फिर हमें डिटेल देनी होती है कि हमने कितनी इंपोर्ट पेमेंट्स करी। फिर हमें डिटेल देनी होती है कि हमारी कैलकुलेशन शीट क्या है, हमारा रिवॉर्ड रेट क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस क्या है, और उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस क्या है। एक नेचर ऑफ सर्विसेज भी हमें साथ में अपलोड करना होता है। साथ में जो वेरियस डिटेल्स हमें अपलोड करनी होती है वो है इनवॉइस डिटेल्स, नंबर 1। नंबर 2 कोरिलेशन शीट। कोरिलेशन शीट में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि ये एक्सपोर्ट इनवॉइस था, उसमें उसके अगेंस्ट में इतनी पेमेंट आई है। फिर एक कैलकुलेशन शीट भी हमें वहां पर अपलोड करनी होती है। RCMC सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है, साथ में उसकी डिटेल्स भी अपलोड करनी है। फिर कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स वहां पर मेंशन है। उसके साथ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक CA सर्टिफिकेट भी अपलोड होता है, जिसमें CA सर्टिफाई करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से रिकॉर्ड्स CA ने वेरीफाई किए हैं। और CA उस केस में जेन्युइननेस ऑफ क्लेम के बारे में भी बात करता है कि ये क्लेम पार्टी का कितना जेन्युइन है, उसने क्या चेक किया है, सर्विस का क्लासिफिकेशन CA के अकॉर्डिंग क्या है, कैलकुलेशन पार्टी की राइट है कि नहीं है, सारे के सारे पार्टी के पास रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है, पार्टी के पास जो रेमिटेंसीज जो पार्टी को रिसीव हुई है उसके बारे में CA डिस्कस करता है कि पार्टी को रेमिटेंसीज रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। एक डिटेल एक फॉर्म है CA का जो CA को वहां पर अपलोड करना होता है एसईआईएस एप्लीकेशन के साथ। अब क्वेश्चन आता है, ये तो था एसईआईएस के बारे में। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि अभी जो न्यू स्कीम आने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रेमिशन ऑफ ड्यूटी,
एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जिसको बोलते हैं हम रोड टैप शॉर्ट में, RODTEP, ये क्या है और ये क्यों ये स्कीम आ रही है? क्या गवर्नमेंट सारी एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम बंद करने वाली है? SEIS का फेट क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम का फेट क्या है? ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस पुट करती है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में है कि SEIS स्कीम का फेट क्या है? सर, SEIS स्कीम को लेके गवर्नमेंट थोड़ी सी अभी पॉजिटिव नहीं है। वेरी फर्स्ट स्लाइड जब मैंने आपको FTP न्यूज दी थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SEIS को 2021 के लिए होल्ड पे रखा है, जबकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड हो चुकी है। और इनफैक्ट अब तो MEIS को लेके भी गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 जनवरी 2021 से MEIS भी नहीं मिलेगा किसी को। अभी लेटेस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो ICAI के मेंबर भी हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया में सिर्फ 2200 कंपनीज ने SEIS का बेनिफिट ले रही हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स ही हैं। और हमें यानी कि एक्सपोर्टर्स को अब सब्सिडीज के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ में रियल टर्म्स में कंट्रीब्यूट करना होगा। तो SEIS को लेके गवर्नमेंट इतनी पॉजिटिव नहीं है, और MEIS को लेके तो गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि MEIS हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी था SEIS के बारे में, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3 साल हैं जिसकी हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20। 17-18 और 18-19 की विंडो अभी भी DGFT के पोर्टल पे ओपन है और क्लेम्स फाइल हो रहे हैं। 19-20 की विंडो अभी ओपन नहीं हुई है और शॉर्टली वो ओपन करेंगे, क्योंकि अब MEIS को लेकर गवर्नमेंट डिसीजन ले चुकी है और SEIS को लेकर गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिसीजन ले लेगी। अभी जो RODTEP की नई स्कीम आ रही है, जो मैंने डिस्कस किया, SEIS को लेकर गवर्नमेंट इतनी पॉजिटिव नहीं है, MEIS बंद होने वाली है, ये क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। आज की डेट में इंडिया सुपर पावर बनने की कगार पर है। इंटरनल डिस्टर्बेंस थोड़ी सी है, अगर हम उसको इग्नोर करते हुए चाइना और US के लिए मैं मानता हूँ इंडिया आज की डेट में बहुत बड़ा थ्रेट है। US ने इंडिया के अगेंस्ट में केस फाइल किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में, जिसमें US ने बोला कि इंडिया जो है वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, SCM। जब WTO एग्जिस्टेंस में आया तो एक एग्रीमेंट हुआ कंट्रीज के बीच में, जिस एग्रीमेंट का नाम है सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, जिसमें ये बोला गया कि किन किन कंडीशंस में कंट्रीज अपने एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दे सकती है इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। और जिसमें कंडीशन ये थी कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1000 से ऊपर की है इन कॉन्जिक्यूटिवली 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा, अगर जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1000 से ऊपर की है, तो उनको रिवार्ड फॉर्म में जो भी अपनी स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो सब क्लोज करनी होंगी। तो US ने देखा इंडिया की 3 साल की कैपिटल पर कैपिटा इनकम 2013, 14, 15 $1000 से ऊपर की है। 13 की पर कैपिटा इनकम $1051, 2014 की पर कैपिटा इनकम $1100 और 15 की $1178 है। तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया, पहले कंसल्टेशन हुई, कंसल्टेशन में बात नहीं बनी, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में केस गया, वहां पर इंडिया को WTO ने डायरेक्ट किया कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को बंद किया जाए, और इन स्कीम्स के, क्योंकि ये स्कीम्स वायलेशन है सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर एग्रीमेंट का। इंडिया ने केस तो फाइट कर दिया WTO एपीलेट ट्रिब्यूनल में, लेकिन अभी कोरोना होने की वजह से हियरिंग नहीं हुई। लेकिन इंडिया ने कहीं जाके दबी जबान में, मैं बोलता हूँ दबी जबान में, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स को बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और हमें जो भी हमारे ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा राइट टर्म्स में। तो अब एक न्यू स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, जिसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो रिप्लेस करेगी सारी की सारी जो स्कीम्स है अभी तक की एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, चाहे वो MEIS है, चाहे वो एडवांस ऑथराइजेशन है, चाहे वो SEIS है, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है। इन सब स्कीम्स के एवज में एक नई स्कीम आएगी जिसको हम बोलेंगे RODTEP, जिसकी ड्यू डेट
देखने में लगता है कि 1 जनवरी 2021 या 1 अप्रैल 2021 से ये न्यू स्कीम आएगी। और ये न्यू स्कीम जो होगी ये रियम्बर्समेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज की होगी। मतलब ये कॉम्पनसेट करेगी एक्सपोर्टर्स को उन टैक्सेस की एवज में जो रिफंड नहीं होते, वैट, पोल सेस, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट में तो इंक्लूड है लेकिन ये कहीं भी एक्सपोर्टर्स को रिफंड नहीं होते। मीन्स कि अब रिवार्ड स्कीम सारी बंद हो जाएंगी। ओनली ये जो रिवार्ड होगा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेट उन टैक्सेस के लिए जिनकी कॉस्ट एम्बेडेड है कॉस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, जीएसटी का हमें रिफंड मिलता है, जीएसटी हम पे करते हैं, लेकिन इन टैक्सेस का रिफंड नहीं मिलता। अभी तक की जो रिवार्ड स्कीम्स थी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स थी, वो रिवार्ड की फॉर्म में वहां पर मिलता था, जब हमें ओवर एंड अबाव जो हमने पे किया वो मिलता था। लेकिन अब हमें सिर्फ वही पैसा वापस मिलेगा जो हमने सरकार को पे किया है, बिकॉज अब हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा एक्सपोर्टर्स को आने वाले टाइम में, विच सीम्स टू बी 1 अप्रैल 2021। लेकिन 3 साल का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट अभी भी पेंडिंग चल रहा है जो एक्सपोर्टर्स को देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो 13 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने RODTP के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है कि हम RODTP को लेकर आएंगे और कैबिनेट अप्रूवल मिल चुकी है RODTP को। और ये देखने वाली बात है कि ये स्कीम कब आती है। अब मैं MEIS के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये SEIS के बारे में अभी तक था। अगर SEIS के बारे में अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, MEIS के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज MEIS जो है एक, मैं बोलता हूँ एक मैच्योर स्कीम है, एक सैचुरेटेड स्कीम है जिसके बारे में मोस्टली सबको पता है, और एक शिपिंग बिल बेस्ड पे ही MEIS का बेनिफिट सबको मिल जाता है। तो MEIS के बारे में बोलता हूँ कि MEIS जो है कंट्री बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड है, और 5000 आइटम्स का रिवार्ड मिलता है जिसमें HSN कोड वाइज रिवार्ड मिलता है। और आज की डेट में रिवार्ड का रेट 4% to 7% है। यहाँ पर 2% to 5% स्लाइड में लिखा है, लेकिन अभी रिवॉर्ड बढ़ चुके हैं। कंट्री वाइज और प्रोडक्ट वाइज रिवॉर्ड चेंज हो जाते हैं। नोटिफिकेशन या पब्लिक ट्रेड नोटिस जो भी होगा वो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। मैं अगर कंट्रीज की बात करूं, कैटेगरी ए कंट्रीज में US, कनाडा और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज आती हैं। और अगर मैं बी कैटेगरी की बात करता हूं तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कंट्री, मैं अगर हिंदी में इसको बोलूँ, जो कंट्री कभी गुलाम रही हैं, ऐसी 139 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। 12 कंट्रीज CIS कैटेगरी कंट्रीज हैं, 55 अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री 10, लैटिन अमेरिकन मैक्सिको की 45 कंट्रीज, टर्की एंड वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज 13, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान एंड चाइना और अदर मार्केट्स की 70 कंट्रीज आती हैं। तो होल वर्ल्ड को हमने ऐसी MEIS स्कीम में ABC कैटेगरी में डिफाइन किए और रेट्स उसके अकॉर्डिंग है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं रिवॉर्ड रेट के, यानी कि हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलता है हमें एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स पे, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। मीन्स की जो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो प्रोडक्ट्स गांव से जुड़े हैं, मैं कहता हूँ, या लेबर से जुड़े हैं, उन प्रोडक्ट्स का रेट हाई है MEIS के लिए। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं टी, फ्लावर, फ्रूट्स, कॉफी, इंसेंशियल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, ये पूरी लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा बाद में। और अब चेक कैसे करते हैं MEIS का रिवॉर्ड? साइट में जाके HSN कोड अगर हम वहां पर डालेंगे तो रिवॉर्ड का रेट हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन है जो मुझे करना है आप लोगों के साथ, वो ये है कि MEIS का रिवॉर्ड हमें FOB बेसिस पे मिलता है, CIF वैल्यू पे नहीं मिलता। अब तो दूसरी मेन चीज है, जब भी हमें MEIS का रिवार्ड चाहिए, हम जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में हमें शिपिंग बिल में टिक करना पड़ेगा यस और नो। शिपिंग बिल में हमें टिक करना पड़ेगा whether the particular goods, whether the particular products is eligible for MEIS reward or not। वहां पर यस हमें अगर टिक किया तो ही हमें MEIS का रिवार्ड मिलेगा।
अब क्वेश्चन ये आता है कि वी फॉरगेट टू टिक इन आवर शिपिंग बिल, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपको डीजीएफटी को अप्रोच करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम शिपिंग बिल में ये MEIS का कॉलम टिक नहीं कर पाए, तो उस केस में इट इज अप टू द डीजीएफटी वेदर दे विल गिव यू द बेनिफिट और नॉट. इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीजीएफटी. अब कस्टम के पोर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स होते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स होते हैं. जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं EDI पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में शिपिंग बिल के बेसिस पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहां पर पिक हो जाती है. तो उस केस में MEIS का रिवॉर्ड फाइल करने के लिए हमें एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल करनी है. डिफरेंट EDI पोर्ट्स के लिए एप्लीकेशन अलग अलग फाइल नहीं करनी. अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोरियर के थ्रू, वहां पर हमारी वैल्यू रहेगी 5 लाख. 5 लाख तक ही हमें बेनिफिट मिल पाएगा. कंसाइनमेंट वैल्यू 5 लाख होगी तभी हमें बेनिफिट मिल पाएगा. फिर MEIS में अगर टाइम लिमिट्स की बात करते हैं, सेम 12 मंथ्स फ्रॉम लेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट, LEO डेट के 12 मंथ्स तक हमारे को MEIS का बेनिफिट मिलेगा, या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ EDI शिपिंग बिल्स इनटू द DGFT सर्वर बाय कस्टम, विच एवर इज लेटर. तो 12 मंथ्स और 3 मंथ्स EDI पोर्टल जब भी अपडेट होगा, विच एवर इज लेटर, हमें बेनिफिट MEIS का मिलेगा. SEIS में बेनिफिट 1 ईयर या 12 मंथ्स आई कैन से फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. MEIS में एक्सपोर्ट डेट के 12 मंथ्स के अंदर. यहाँ MEIS में भी 2 साल में अगर आप फाइल करते आने वाले तो लेट कट के साथ हमें बेनिफिट मिलता है. अब वही इनएलिजिबिलिटी भी MEIS में भी सेम है जो SEIS में थी. SEZ एक्सपोर्ट, EOU एक्सपोर्ट, ESTP, FTWZ एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता MEIS में. अगर हम एक्सपोर्ट कर रहा है कोई SEZ, DTA टू SEZ सप्लाईज में भी बेनिफिट नहीं मिलता. इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं तब भी बेनिफिट नहीं मिलता. अब एक और चीज आती है जहां पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हमारे को देना होता है, उस केस में बेनिफिट नहीं मिलता. ट्रांसशिपमेंट के केस में SEIS में हमने डिस्कस किया था ट्रांसशिपमेंट का केस, कि जहां पर गुड्स इंडिया में ना, जहां पर सर्विसेज इंडिया में ना सप्लाई होकर बाहर से बाहर ही सप्लाई होती है, उस केस में भी SEIS का बेनिफिट नहीं मिलता. यहाँ पर सेम गुड्स के केस में जहां गुड्स इंडिया के बाहर से बाहर सप्लाई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मर्चेंट ट्रेड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ हाई सी सेल्स. हाई सी सेल्स के केस में जहां पर इंडिया का कोई रोल नहीं है जिस हाई सी सेल्स में, वहां पर MEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा. MEIS का बेनिफिट कैसे क्लेम करते हैं? SEIS में ANF3B फॉर्म है, यहाँ पर MEIS में ANF3A फॉर्म है. वहां भी डिस्प्ले सिग्नेचर यूज करने पड़ते हैं फॉर्म लगाने के लिए, यहाँ भी डिस्प्ले सिग्नेचर हमें यूज करने पड़ते हैं. MEIS में मैंने आपको बताया जो मेन थिंग है, रिवॉर्ड रेट देखने के लिए हम DGFT की साइड में चेक कर सकते हैं रिवॉर्ड रेट, और साथ में शिपिंग बिल में, हर एक शिपिंग बिल में MEIS का रिवॉर्ड एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो हमें टिक करने की रिक्वायरमेंट है. हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना कि शिपिंग बिल में हम टिक करना तो नहीं भूल गए. शिपिंग बिल में जरूर टिक करना है, अदरवाइज हम क्लेम लूज कर देंगे. फिर बात करते हैं अगर EDI पोर्ट से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं हम. EDI पोर्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस पोर्ट, जो पोर्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस केस में हमें शिपिंग बिल सबमिट नहीं करनी है, लेकिन हमें एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन RCMC और EBRC सबमिट करनी है. नॉन EDI पोर्ट के केस में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, शिपिंग बिल भी वहां पर हमें सबमिट करना है. रिवॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, लेट एक्सपोर्ट डेट की डेट में जो जिस डेट को मैंने एक्सपोर्ट किया है वो ही रिवॉर्ड की उस डेट को रेट क्या था वो हमें चेक करना है. अब मैं कुछ बातें करूंगा कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है MEIS और SEIS के बारे में. हर साल 10% केसेस सेलेक्ट होते हैं, DGFT सेलेक्ट करता है, रीजनल अथॉरिटी को बोलता है सेलेक्ट करने के लिए, हेडक्वार्टर सेलेक्ट करता है और रीजनल अथॉरिटी को कहता है कि आप इन 10% केसेस को स्क्रूटनाइज कीजिए. और जब केस सेलेक्ट होता है तब RA हमारे से ओरिजिनल प्रूफ मांगती है, लैंडिंग सर्टिफिकेट के एनेक्सर जो हमने अप्लाई किए हैं, FIRC से भी हमारे से ओरिजिनल में मांगी जाती है, चेक की जाती है DG रीजनल अथॉरिटी के द्वारा. और 3 साल तक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है इन केस ऑफ
MAIS एंड SEIS बेनिफिट। अब मैं जनरल डिस्कशन करता हूं। पेनल्टी प्रोविजंस क्या है? हमने SEIS का बेनिफिट गलत ले लिया या MEIS का बेनिफिट गलत ले लिया, उस केस में 10,000 का मिनिमम 10,000 का मिनिमम प्रोविजन है पेनल्टी का, और मैक्सिमम 5 टाइम्स तक रिवॉर्ड, 5 टाइम्स तक पेनल्टी जा सकती है, 5 टाइम्स ऑफ रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ का SEIS का बेनिफिट लिया और बेनिफिट हमने गलत ले लिया, तो उस केस में 5 करोड़ तक का हमारे को पेनल्टी लग सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर द रिवॉर्ड। तो DGFT से अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है DGFT के केस में, एक टाइम लिमिट सेट नहीं है कि किस टाइम लिमिट के अंदर हमें DGFT को केस स्क्रूटनाइज करके SEIS का रिवॉर्ड देना है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि DGFT एक टाइम लिमिट सेट करे। डॉक्यूमेंटेशन क्या देने हैं इसका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी है DGFT से। और जब क्लेम्स के ऊपर DGFT डिसीजन लेती है, जनरली प्रोसेस क्या होता है, व्हेन वी फाइल्ड अ क्लेम, इन दैट केस DGFT issue a deficiency memo in which they write about the deficiency which they feel. For example, they will ask कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें उन्हें और चाहिए चेक करने के लिए। They will ask for, sometimes they will ask for the what is your nature of business, how you arrived at particular calculation, how you arrive on that particular calculation, and how you on which basis you are claiming the SEIS claim और MEIS claim। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, डेफिशिएंसी मेमो का रिप्लाई करना है। डेफिशिएंसी मेमो का रिप्लाई आने के बाद डेफिशिएंसी मेमो का रिप्लाई आने के बाद करने के बाद नाउ इट इज अप टू द DGFT whether they find any more deficiency. If they find any more deficiency, then they will ask for that। उसके बाद हम उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद DGFT को लगता है कि कुछ और चीज है तो वो शोकोस हमें इशू कर सकता है, हम शोकोस का रिप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजें होने के बाद टाइम लिमिट एक सेटअप नहीं है DGFT की साइड से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक टाइम लिमिट सेटअप होनी चाहिए DGFT की साइड से, और हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड DGFT की साइड से एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में, ये तो होगी एक्सपेक्टेशंस की बात। मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या अदर कंसल्टेंट्स के लिए। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज में मैंने बताया CA को एक सर्टिफिकेट इशू करना है रिगार्डिंग कैलकुलेशन, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेम। एक और अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है जो है इन असिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ स्क्रिप्ट्स। 100% एक्सपोर्टर है या कोई भी एक्सपोर्टर है, 100% नहीं, चाहे नॉर्मल एक्सपोर्टर है, अब स्क्रिप्ट्स मिल गई क्लाइंट को। अब क्लाइंट कहता है कि मैं तो इस स्क्रिप्ट को यूज ही नहीं कर सकता। वही आपका एक इंपोर्टर क्लाइंट है, आप अपने इंपोर्टर क्लाइंट से एक्सपोर्टर क्लाइंट को टाई अप करा के और एक डिस्काउंट पे स्क्रिप्ट आप सेल करा सकते हैं इंपोर्टर को, और उस असिस्टेंस में आप फीस अर्न कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल फीस आप अर्न कर सकते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों से या एक पर्टिकुलर पार्टी से। तो ये एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है SEIS में, जो अभी 3 साल का SEIS का क्लेम पेंडिंग है। RODTEP जब फ्यूचर में आएगा तो देखेंगे उसमें क्या रहता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्कीम्स है उसके बारे में एक जनरल सा एक डिस्कशन था। तो ये MEIS और SEIS के बारे में था। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में they can ask in chat box or they can ask directly। भूपेंद्र जी, लेकिन भूपेंद्र जी, आई हैव डन, यू आर ऑन म्यूट।
थैंक यू Yes, sir. करो सर, बहुत बढ़िया डेलिब्रेशन था सर। और आज तो आप होस्ट भी और इतने अच्छे। सर एक छोटा सा एक ना क्वेरी आई हुई है चैट बॉक्स में Yes, sir. अभिषेक जैन की। सर जो हम फ्रेट फ्रेट सब्सिडी मिलती है एक्सपोर्ट करने में, वो किस स्कीम में कवर होती है? Freight subsidy, जी मतलब एक बार डिटेल में बताएंगे? सर, मैं अभिषेक जैन को सर एक बार मैं आप मुझे होस्ट बना दीजिए सर, एक बार मैं कर दूँ। अभिषेक सर मैंने आपको अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर रहे हैं आप, एक बार पूछ सकते हैं अभिषेक जैन जी। हेलो ये Yes, sir. सर, हमें ना एक एक्सपोर्ट करने में फ्रेट सब्सिडी मिलती है। जैसे मेरे फैक्ट्री से पोर्ट तक माल जाता है, तो उसमें जो भी मेरा फ्रेट लगता है तो उसमें कुछ कुछ फ्रेट होता है, तो उसका कुछ परसेंटेज अपना सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो वो चीज अपनी सर्विसेज में या मर्चेंटाइज में कहाँ कवर होती है वो चीज? एक अपेंडिक्स 3E है, अपेंडिक्स 3E, ओके सर। वहां में चेक करना पड़ेगा फ्रेट के बारे में। वहां पर बहुत डिटेल में है, जहाँ पर INR में अमाउंट रिसीव होता है, और ठीक है सर। उस केस में वहां पर बेनिफिट एक अवेलेबल है फ्रेट सब्सिडी के रिगार्डिंग। ओके सर, ओके सर। सर एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती है जो शायद इंपोर्टर को अवेलेबल है Yes, sir. तो वो बताएंगे सर थोड़ा सा क्या है उसमें? सिंपली सर, वो इम्पोर्टर जो है वो ड्यूटी फ्री गुड्स जो है मंगवा सकता है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है कि ड्यूरिंग द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर वो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उसको वो ड्यूटी पे करनी होगी, सिंपल वर्ड्स में। सर अब कोई क्वेरी नहीं है क्योंकि आपने साथ साथ में दे भी दी थी और इतना अच्छे से आपने डेलिब्रेट किया कि कोई क्वेरी छोड़ी भी नहीं थी। और क्योंकि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सर जब समझते हैं ना तो फिर क्वेरी बहुत कम निकलती, क्योंकि जो देखिए सर एक बड़ा रेयर सा कॉम्बिनेशन है, पानीपत एक एक्सपोर्ट हब है और यहाँ पर Yes, sir. इस फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले जो हैं वो काफी कम है। Yes, sir. जतिन सर कुछ पूछना चाहते हैं सर, मैं उनको अनम्यूट ही कर रहा हूँ जतिन जी को। जतिन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, आप पूछ सकते हैं क्योंकि आवाज सामने आनी चाहिए सर, काफी दिनों बाद देखिए आवाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जतिन जी। सर मैं ये मुझे सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन ही होता है कि ऑफलाइन भी जाके कुछ बंदा डीलिंग कर सकता है? सर अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है मोस्ट, यानी कि डेफिशिएंसी मेमो का जो रिप्लाई होगा वो भी ऑनलाइन ही सबमिट होगा। अच्छा बाकी अगर कुछ नोटिस आता है, पर्सन हियरिंग के लिए बुलाते हैं तो डिपेंड करता है, वरना अगर फॉलो अप के लिए आप जा सकते हैं डिपार्टमेंट में, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जाने में। इनके मतलब लेकिन कंसर्न जैसे पानीपत का है तो पानीपत की सारा दिल्ली में ही होता है इसका फॉलो अप? नहीं, जहाँ पर आ रहे होगा ना रीजनल अथॉरिटी जहाँ पर होगी आपकी, आई थिंक आ रहे तो पानीपत में है ही एक। पानीपत में है। हाँ, तो पानीपत में ही आपके क्लेम्स होंगे सारे। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो तो सर आप पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में या आप हैंड रेज कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो मैं म्यूट कर दूंगा। गौरव सर हमारे साथ हैं अभी। सर सिंपली क्या होता था अब तक कि IEC कोड अप्लाई कर देते थे ऑनलाइन, आपको पता है सर वो इमीडिएट आ जाता अब तो, और हाँ जी। उसकी फीस दे देते हैं। उसके बाद वो पार्टी जाती कहाँ है कुछ नहीं पता चलता सर, वो कहाँ से काम पार्टी बेनिफिट भी लेती है नहीं लेती ये भी नहीं पता होता। ये भी नहीं पता सर, हम उसको प्रॉपर अभी तक गाइड तो क्या करें, अभी तो हमारे को ही नहीं पता कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम कौन कौन सी ऑपरेटिंग में है और क्या चीज होने वाला है। तो इसके लिए सर कोई प्रॉपर चैनल है जहां से हमें रेगुलर इस चीज की अपडेट मिलती रहे? सर ये तो आपको वेरियस जो वेबसाइट्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, या आप DGFT की साइट को फॉलो कीजिए। वो सर कोई DGFT की न्यूज़लेटर वगैरह तो नहीं भेजता DGFT की साइट पे? न्यूज़लेटर कोई नहीं भेजता, सरकारी साइट से सर उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं।
उसमें ये है कि अब जो न्यू स्कीम आएगी RODTEP रोड टैप, जी तो आज जो हमने डिस्कस किया ना, एक बेस हमने डिस्कस कर लिया कि SCIS और MES ठीक किया, क्योंकि ये दोनों स्कीम्स अभी क्लोज होने वाली है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स के क्लेम अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो अब जो न्यू स्कीम आएगी तो उसमें एक सर स्कोप रहेगा, क्योंकि वो न्यू स्कीम एक ब्लैंकेट स्कीम होगी, उसमें बाइफरकेट नहीं करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज के बारे में, एक ब्लैंकेट स्कीम रख देंगे उसको। दिस इज तो न्यू स्कीम फॉलो कीजिए सर। दिस इज सर 2015 टू 20 वाली अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है, और शायद शायद ये एक्सटेंडेड मोड में है इस टाइम कोरोना की वजह से। तो क्लोजिंग मोड भी कह दो सर। नई पॉलिसी जो आएगी सर अब वो हाँ जी। उसके बेसिक प्रोविजन मतलब वो ऑल टुगेदर नई पॉलिसी होगी या बेस यही होगा, सिर्फ कुछ रेट वेट आंसर इसका ये है, GST जब आया तो उसका बेस तो सर्विस टैक्स और वैट ही रहा ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका बेस भी सर यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रहेगा जो न्यू स्कीम आएगी, और न्यू स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर ही आएगी। बेस MEIS और SCIS रहेगी, और GST से लाइन अप होगी वो आई थिंक। GST से लाइन अप नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि GST के प्रोविजंस फार टुगेदर डिफरेंट है। GST तो अपना अलग ही एक्ट हो गया एक तरीके से। जैसे सर पहले इंपोर्ट की फिगर जो है वो 2A में नहीं आती थी, TSTR 2A में, अब वो भी आनी शुरू हो गई है, तो आई थिंक तो कहीं ना कहीं तो इंटीग्रेट होगी। हाँ, एक इंटीग्रेशन ये होगा, DGFT का सर्वर और GST का सर्वर आपस में लिंक होगा। जो भी हम एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, रेमिटेंस बेस पे ले रहे हैं, या जहां भी रेमिटेंस शो करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर वो लिंकिंग होगी DGFT के सर्वर और ये GST के सर्वर में। फॉर एग्जांपल मैं सर्विस एक्सपोर्टर का क्लेम फाइल करता हूँ, वहां पर मैं रेमिटेंस शो करता हूँ, मेरे को इतनी रेमिटेंस रिसीव हुई, तो DGFT के सर्वर से उसको लिंक कर देंगे वो। और मैं तो सबको ये बोलता हूँ, चाहे आप सर्विस एक्सपोर्टर हो चाहे गुड्स एक्सपोर्टर हो, IEC कोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्टर के केस में मैं देखता हूँ कि IEC कोड लोग अप्लाई नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बेनिफिट IEC कोड के बेस पे मिलता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या एडवाइस देते हैं सर, हमें हमारे पास होना चाहिए SCIS? सर मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम में हमें तो ग्लोबल क्लाइंट्स पकड़ने चाहिए। अभी अतुल गुप्ता जी सोनीपत आए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने बोला था कि अब हमें ग्लोबली देखना पड़ेगा, हमें अपनी टेरिटरी से हटकर काम करना पड़ेगा, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर कोई ग्लोबल सर्विसेज दे रहे हैं, SCIS का क्लेम जरूर फाइल करना चाहिए। अब तो सर दुबई वेट आ रहा है, अब ओमान वेट आ रहा है, अब तो ग्लोबल सिनेरियो बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कोई बुक्स, एनी बुक्स? सर अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ साइट को फॉलो कीजिए DGFT की, वहां पर स्कीम्स आप रीड कर लीजिए, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 तो बंद होने वाली है। अगर आपने पढ़ना है नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फिर बुक सिर्फ एक बेस रहेगी। आप BS दाते का कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एक बुक आती है टैक्समैन की, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे ब्रांच के जो चेयरमैन हैं सुरेश अंजवानी जी, वो एक बार फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। और ये तो अब वर्चुअल मीटिंग है, नहीं तो सर यथार्थ का ये आज लास्ट वेबिनार है, ग्रैंड सेलिब्रेशन बनता था आज, और आपको मोमेंटम जो है वर्चुअल मोमेंटम हम आज दे रहे हैं सर, विद टोकन ऑफ लव। हमारे हार्ट से आप स्वीकार करें, हम आपको नमस्कार करते हैं सर, आपने इतना अच्छा सा डेलीब्रेशन दिया। और मैं वेलकम भी करता हूँ नीतीश चुग जी का भी, कि वो भी हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं। और सुरेश जी सर, यथार्थ प्रोग्राम आज सर समाप्ति की तरफ है, और कुछ क्षणों के लिए बचा है बस आपके क्लोजिंग रिमार्क से आज ये जो यथार्थ में पूर्ण आहुति डल रही है। हम एक एक करके सर महाकुंभ से आहुति डालते आ रहे हैं, और अगले महीने भी सर कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब क्या है, अगले महीने हम सिर्फ 2-4 ही करेंगे, क्योंकि अब काम का समय आ चुका है, अब सभी लगे हुए हैं। और अब जो है जुट गए, हमने सर पहले रेगुलर करते थे, तो इस महीने हमने करा वीकेंड पे, और शायद हम नेक्स्ट मंथ में देखते हैं चेयरमैन सर क्या आदेश देते हैं हमारे को। तो सर वो वोट ऑफ थैंक्स सर, और आज थोड़ा सा बड़ा वोट ऑफ थैंक्स दीजिए सर, क्योंकि यथार्थ प्रोग्राम जो है आज समाप्त हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि नीतीश जी इसके बाद तैयार रहे, क्योंकि आपसे भी सर हमने कुछ आहुति दिलवानी है। जी सुरेश सर, ओवर टू यू। धन्यवाद भूपिंदर जी। पानीपत ब्रांच के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी ये वेब सीरीज चल रही थी, काफी कामयाब रही है। आजकल तो नेट कंटेंट ही ज्यादा चल रहे हैं घर बैठे हुए, तो पानीपत के प्लेटफॉर्म की इस यथार्थ सीरीज को जो भी वो मिला है, हमारा आपका रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सभी मेंबर्स की तरफ से, चाहे वो पानीपत के हैं, चाहे करनाल से बिलोंग करते हैं, या यमुनानगर ब्रांच से हैं। इसके अलावा हमारे काफी मेंबर्स दूर दूर से भी जुड़े हुए हैं,
आगरा से भी और दूसरे पार्ट ऑफ सडन पार्ट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी जो हमारे हिंदी भाषी हैं वो काफ़ी हमारे प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और इसकी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं। तो मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से आप सभी का इस काइंड सहयोग का धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर कह लो या हमारे मुख्य स्पीकर ही कह लो, हमारे लिए तो वो गेस्ट ही हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त पानीपत ब्रांच को दिया। और हमारे साथ जो हमारे जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सी अजीत जी, सी मुकेश शर्मा जी, नीतीश चुग जी, और जिनकी हमारे को वीडियो नजर नहीं आ रही, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना वीडियो म्यूट करके बैठे हुए हैं। तो पानीपत ब्रांच की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू चेयरमैन सर, बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छे से वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया। नेक्स्ट सर हम चाहते हैं कि इमर्जिंग बिजनेस चैप्टर के जो चेयरमैन हैं नीतीश चुग जी, ये भी आजकल काफी सक्रिय हैं और अभी मुझे लगता है थोड़ी देर पहले ये भी शायद वेबिनार ले चुके हैं या लेने वाले हैं लक्ष्मी नगर सब सिटी स्टडी सर्कल में। तो हर जगह सर ज्ञान की वर्षा हो रही है, धुरंधर वर्षा हो रही है। तो नीतीश जी, फॉर्मली सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपको इनवाइट करता हूँ सर जी। वेलकम नीतीश। Thank you, Bhupender ji. Thank you, Suresh ji, and thank you all the participants. Gaurav ji, it has been a wonderful deliberation. You have enlightened us today all on these refunds and basically incentives benefit relating to exports, and it was very an enlightening session today. And I thank you from the core of my heart that these benefits are somewhat not is mixed in our blood, and you have taken us through very, very lightly, and these have been now very easily grasped by us as far as these two old incentives are concerned. And I also thank the Panipat branch managing committee for taking up all these sessions during the weekends in this month, especially relating to refunds and all. And it has been a wonderful work by all the team members, and I wish you all to continue the same efforts in the upcoming months and future, and all the best, sir. Thank you, Gaurav ji. Thank you all the participants. Thank you, sir. थैंक यू नितिन सर। और एट लास्ट सर गौरव सर, हम चाहेंगे कि आप सभी, क्योंकि आप भी थोड़ा सा एक बार मैसेज दीजिए हम सभी को कि हमें प्रोफेशनल मोबिलिटी, सर आपने वैसे तो बता दी पीपीटी का पॉइंट है, हम सबको एज ए आप हमारे सामने ना काफी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़े हुए हैं, जैसे सी मुकेश शर्मा जी, वेरी एनर्जेटिक और यंग सीए हैं, जीत रेवड़े जी बहुत यंग सीए हैं सर, और जीत रेवड़े जी फेसबुक पर भी काफी छाए हुए हैं आजकल। तो सर मैं चाहता हूं कि हम सभी यंग मेंबर को आप एक बार गाइडेंस दें कि हमें किस तरीके से और क्या चीज टेकअप करनी चाहिए कि ताकि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती रहे। जी सर, ओवर टू यू। यस सर। तो सबसे पहले तो सुरेश सर ने बोला कि मैं गेस्ट स्पीकर हूँ। सर घर में बैठा हूँ सर, गेस्ट नहीं हो सकता सर, स्पीकर कह लीजिए। और अब तो ऐसे लगता है कि भूपेंद्र जी से पहले क्यों नहीं मिला मैं, इतनी लेट कैसे मिला। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक सर बात करते हैं सर अगर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो सर मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा कि हमें सोलो प्रोप्राइटरशिप के माइंडसेट से हटके एक नेटवर्किंग के माइंडसेट में आना पड़ेगा। अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं आईसीआई के आंकड़े देखता हूँ, आईसीआई की फिगर्स देखता हूँ, तो इंडिया के अंदर सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स बहुत ज्यादा हैं। और बिग फोर को अगर मैं देखूं, बिग फोर टोटली एंड टोटली बेस्ड ऑन नेटवर्किंग। तो हमें डोमेस्टिक बिग फोर्स के बारे में सोचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सर, हमें एथिक्स के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। सर एथिक्स की राह पर चलते हुए थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एथिक्स बहुत बेनिफिट देते हैं। अगर मैं जितने भी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करता हूँ, चाहे वो मधुकर हीरगंगे हो, चाहे वो अतुल गुप्ता हो, वो एक एथिक्स पे चलते हुए उन्होंने, अतुल गुप्ता जी तो वैसे पानीपत से बिलोंग करते हैं, तो एथिक्स पे चलते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो यंगस्टर्स के लिए तो मैं हमेशा दो ही सलाह देता हूँ। एक, बिलीव इन नेटवर्किंग, डोंट गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जमाना जो है ग्लोबल फर्म्स का है, जमाना जो है एक्सपर्टाइज का है, और एक्सपर्टाइज हम तभी ला सकते हैं जब हम, हमारे साथ सारे लोग जुड़े होंगे। हमारे पास काम तभी आएगा जब हम एक बुटीक फर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक अम्ब्रेला के अंदर आज की डेट में क्लाइंट को सारी सर्विसेज चाहिए,
बी इट जीएसटी, बी इट इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इनकम टैक्स की जो पहले प्रैक्टिस थी, आईटीआर वाली प्रैक्टिस, या मैं कह रहा हूँ जीएसटी कंप्लायंस की प्रैक्टिस में बेसिकली बोलता हूँ, कंप्लायंस प्रैक्टिसेस में मेरे को फ्यूचर में ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है। फ्यूचर में एडवाइजरी और लिटिगेशन की प्रैक्टिस में और एक ज्यादा स्कोप है। तो हमें एक ग्लोबल एरिना की साइड सोचना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की साइड सोचना चाहिए। और दूसरा, मैंने एथिक्स के बारे में बोला, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें और एथिक्स के ऊपर फोकस करें, तो ही हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सर ये मेरी साइड से था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू गौरव जी, वंडरफुल वर्ड। थैंक यू गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। और हम आपकी जो सर, देखिए मैं तो ये पूछना थोड़ा सा देख ही रहा हूँ कि आप सोनीपत से निकलकर अगर आप बाहर निकले और आज आप इतने अच्छे स्पीकर है, इतने अच्छे लेवल पर, और आपने अतुल सर की भी बात कही, अतुल सर भी हम ही से निकले हुए हैं, और एथिक्स की भी बात कही, तो सर कोई ना कोई डिटर्मिनेशन तो रहा होगा सर, कोई पॉइंट आपका कि भाई आगे बढ़ना है, तो वो जानना चाहते हैं सर कि एक बार आपसे, क्योंकि मैं सर इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम भी बचा हुआ है, 2-3 मिनट 5-7 मिनट लगा लेते हैं इसमें, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और यथार्थ सीरीज हमारी खत्म हो रही है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, वो अलग चीज है, वो अगर बिजी शेड्यूल रहा तो शायद ना भी हो। तो सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा डिटर्मिनेशन पॉइंट है कि आपने एज ए स्पीकर जो है आपने लाइन चुनी, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम स्टेट फीलिंग होता है या हम नहीं बोल पाते हैं, या कई बार देखिए कोई भी सीए सब नॉलेज तो होता है, बिना नॉलेज के तो कोई सीए नहीं बनता है, ठीक है, बस वो किस फील्ड में वो जा रहा है आगे, किस फील्ड की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज के टाइम पे तो इतना मटेरियल सर, मतलब हम ना चाहते हुए भी कोई नोटिफिकेशन आपके पास 20 बार आ जाएगी सर, आपको लगेगा कि एक कोई भी हल्का सा चेंज आया है जीएसटी के अंदर। और मैं सर एक छोटी सी बात और, अगर आप मैं ठीक है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आज के टाइम पे आपने कहा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए क्या होता है सर, बिजनेसमैन अपने बेटे को लेके आता है या बेटी को लेके आता है कि ये इनकम टैक्स की रिटर्न और जीएसटी की रिटर्न तो ये फाइल कर लेगी। ऑफ कोर्स हमें सर आज की डेट में कुछ वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा, कोई हद के सर्विस देनी पड़ेगी, कंप्लायंस। अतुल गुप्ता जी की सर आपने जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए की आपने बात कही, उन्होंने कहा था कि आज से 5 साल बाद यानी 17 से 22 में, और अभी मुझे लग रहा है कि वो एक तार ऐसी जोड़ देंगे आपके सिस्टम में कि आप जैसे बिल एंटर करोगे रिटर्न फाइल, वो ऑटोमेटिक सब डाटा प्रोसेस हो चुका होगा आपके डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर से, बिग डाटा से। तो बस मैं वही जानना चाहता हूँ सर आपका क्या, और सभी ब्रांच के मेंबर जानना चाहते हैं, और हमारे चेयरमैन सर का विशेष आदेश था गौरव सर से पूछना कि आखिर क्या ऐसा डिटर्मिनेशन पॉइंट था उनका कि वो आज इतने अच्छे लेवल के स्पीकर बने। जी सर, गौरव सर। सर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी आपने आज। तो अच्छे लेवल का स्पीकर तो नहीं कह सकता, ट्राई करता हूँ। और डिटर्मिनेशन पॉइंट की ये बात है कि जब स्टूडेंट लाइफ में था, स्मॉल सिटी से बिलोंग करता हूँ, देखता था कि हम लोगों को बिग सिटी में जाके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। हमारे यहाँ तो सर, मैं 2005 में जब मैंने 12th पास किया तो 80% मार्क्स भी अगर आ जाते थे ना तो लगता था ये बहुत बड़ी चीज हो गई, जबकि जब दिल्ली में जाते थे तो 95% मार्क्स की भी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो उसके बाद ये सोचा कि क्यों ना जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहन है या हमारे बड़े भाइयों के बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको एक गाइडेंस दी जाए, उनको बताया जाए कि उनको लाइफ में कैसे एक्सेल करना है। तो मैं सोनीपत ब्रांच में भी ओरिएंटेशन की क्लासेस लेता था शुरू में, फिर समय की टाइम की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से नहीं ले पाया बाद में। फिर सोनीपत ब्रांच में जीएसटी के सेमिनार्स लेना स्टार्ट किया और दिल्ली में अपने ऑफिस में ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट करी। उसके बाद लगा कि यस, अब एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि लोग एक अवेयरनेस आ रही है सबको। तो ऐसे ही सर कारवां चलता गया, सफर चलता गया, और आज आपके सामने हूँ। एक टॉपिक चूज किया, लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा टाइम मिला अपने बारे में सोचने का, थोड़ी सी बिजी लाइफ से हटे। थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर। और लास्ट में सर क्लोजिंग रिमार्क्स एक बार और मैं चाह रहा हूँ सर कि हमारे साथ एक यंग ब्राइट और एनर्जेटिक जो सीए हैं हमारे ब्रांच के एक्टिव मेंबर भी हैं, जतिन रहेजा जी, सीए जतिन रहेजा जी, मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द से हमारा आज का जो यथार्थ प्रोग्राम है वो क्लोजिंग सेरेमनी में आहुति डाले। तो जतिन सर, वेलकम एंड ओवर टू यू सर। क्वार्टरली में
जतिन सर हैं? आई थिंक जतिन सर बिजी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा गौरव सर आपसे मिलकर और आपके डेलिब्रेशन से। और मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली हमारे आज के जो चीफ स्पीकर हैं, गेस्ट नहीं कहूँगा, आप हमारे मेंबर ही हैं सर, गौरव आर्या जी। आपका सर हमारे पड़ोसी भी हैं और हम अपने आप को आप में देखते हैं और आप में अपने आप को देखते हैं कि जब आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। और हमारी मैनेजिंग कमेटी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे कलीग्स, हमारे ब्रांच के जो चेयरमैन हैं सुरेश नंदवानी जी, जिनकी गाइडेंस से और जिनके विजडम से ये सब चल रहा है। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कंटिन्यूस ब्लेसिंग जारी रखी और आपने इतना साहस दिया कि ये सब प्रोग्राम करने की आपने आज्ञा दी। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश टूक जी का भी, जो हमारे साथ रेगुलर बीच बीच बनते भी रहते हैं और जुड़ते रहते हैं और अपना इनपुट भी देते हैं। नीतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट का, जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जुड़ चुके हैं और जो जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारा प्रोग्राम जो है यथार्थ किया। यथार्थ मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा ही किया। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।